हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा एपिसोड 53। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। प्रतिज्ञा ने घबराते हुए आगे कहा। बच्चे के बारे में सुनकर सब लोग कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे। मम्मी जी, दादी जी, भैया, पापा सब लोग कितना हैरान हुए होंगे। ये बात सुनकर हम लोग भी तो हैरान हो रहे हैं ना। हमने तो सोचा ही नहीं था इस बच्चे के बारे में। उस रात की एक गलती के रूप में हमें ये दिन देखना पड़ेगा, ये बात तो हम दोनों के दिमाग में आई ही नहीं थी। प्रतिज्ञा को इतना घबराया हुआ देखकर अग्नि डर गया था कि कहीं प्रतिज्ञा की तबीयत खराब ना हो जाए। उसने प्रतिज्ञा को संभालते हुए कहा, प्रतिज्ञा, पहले तुम शांत हो जाओ। तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है और कोई कुछ भी नहीं सोचेगा इस बच्चे के बारे में। सब बहुत खुश हैं क्योंकि तुमने सबको इतनी बड़ी खुशी जो दी है। और हाँ, उस रात की गलती अगर हम दोनों ने की है तो उस गलती को हम दोनों को ही सुधारना है। तुम्हें लगता है ये बच्चा गलती है तो फैसला तुम्हारा है। अगर तुम बच्चा नहीं रखना चाहती हो तो। लेकिन प्रतिज्ञा ने जल्दी से अग्नि का हाथ पकड़ा और ना में सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ नहीं रहे हैं, माँ बनने की खुशी किसी भी लड़की के लिए बहुत बड़ी होती है। मैं इस वक्त ये सोच रही थी कि इतनी जल्दी ही बच्चे के लिए हम दोनों ही तैयार नहीं थे, और वो भी उस बच्चे के लिए जो हमें उस रात की याद दिलाए। अग्नि के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, मैं तो तैयार हूँ अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए। अगर तुम इसे नहीं भी अपनाओगी तो भी वो मेरा बच्चा है। मैं कैसे उससे मुंह मोड़ सकता हूँ। हर हालत में मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में चाहता हूँ। गलती ना तो तुमसे हुई थी और ना ही बच्चे से हुई। जो भी गलती हुई है वो मुझसे हुई है। अब अगर गलती मैंने की है तो सजा तुम दोनों को क्यों मिल रही है? वो तो मुझे मिलनी चाहिए ना। निशा जी से दूर रहकर आप अपनी सजा भुगत रहे हैं ना? प्रतिज्ञा ने अग्नि की आंखों में देखते हुए कहा। तो अग्नि के चेहरे पर एक निराशा आ जाती है और वो हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, निशा से दूर रहकर मुझे सजा तो मिल रही है, लेकिन मेरे बच्चे की आने की खुशी के आगे मेरी सारी गलतियां मुझे नजर ही नहीं आ रही है। थैंक यू प्रतिज्ञा, मुझे मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। अग्नि की बात सुनकर प्रतिज्ञा के चेहरे पर सुकून आ जाता है और वो मुस्कुराने लगती है। पीहू जल्दी से प्रतिज्ञा के पास जाती है और उसके गले लगते हुए कहती है, मम्मा, मुझे छोटी सिस्टर चाहिए और छोटा भाई भी। पीहू की बात पर दोनों हंसने लगते हैं और मुस्कुराते हुए पीहू को देखने लगते हैं। प्रतिज्ञा पीहू को अपनी गोद में लेती है और कहती है, जो भी आएगा वो आपसे बहुत प्यार करेगा। नीचे हॉल में सब बैठे हुए इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। वीना जी ने कहा, अब इस बारे में इतनी बात क्या करनी है। प्रतिज्ञा प्रेग्नेंट है, अच्छी बात है, वो इस घर की बहू है, उसका फर्ज है इस घर को वारिस देने का। और क्या फर्क पड़ता है कि अगर बहुत जल्दी प्रतिज्ञा प्रेग्नेंट हो गई तो। मैंने भी तो अग्नि को शादी के पहले साल में ही जन्म दिया था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बस उस लड़की का हमें कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना पड़ेगा। वीना जी की बात पहले कब मीठी लगी थी जो अब किसी को मीठी लगती। प्रतिज्ञा की फिक्र तो वो कर रही थी, लेकिन अपना सास वाला एटीट्यूड भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। दादी जी ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, हाँ तो वीना, जब पता है तेरी बहू पेट से है तो यहाँ बैठकर पंचायत करने से अच्छा है जा जाकर बहू के खाने पीने में क्या सामान लगेगा उसकी लिस्ट बना। अभी पहला ही महीना है, आने वाले 8 महीने उसकी अच्छे से देखभाल कर, बिल्कुल वैसे जैसे अग्नि के समय पर मैंने तेरी की थी। जब वीना जी ने इतना तीखा बोल ही दिया था तो तड़का लगाने में रेखा जी भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। उन्होंने भी मुंह बिचकाते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो उस लड़की की खातिरदारी की जाएगी, उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाएगा ताकि होने वाला बच्चा दुरुस्त पैदा हो। सबको अग्नि की बीवी और उसके होने वाले बच्चों की परी है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि मेरे किरण के समय में उसको भी तो इन सब की जरूरत थी, तब तो सबने उसका साथ छोड़ दिया था। अगर मेरी किरण को उस समय इतना ही देखभाल और लाड प्यार मिलता तो शायद आज वो बेचारी हम सबके साथ होती। अक्षत ने जैसे ही किरण का जिक्र सुना वो गुस्से में रेखा जी पर भड़कते हुए कहा, माँ, खबरदार जो आपने एक और शब्द कहा तो, और किरण के लिए आपको ये कहने का हक ही नहीं है, क्योंकि जब किरण प्रेग्नेंट थी ना तो वो आप ही थी जिसने आगे बढ़कर ये कहा था कि पहला बच्चा मायके में होता है।
यहाँ पर सब लोग किरण को अपने पास रखना चाहते थे, उसकी देखभाल करना चाहते थे, लेकिन आपने ही किरण को जबरदस्ती उसके मायके भेज दिया था। उस वहाँ कौन उसकी देखभाल करता, उसका ख्याल रखता। निशा के पापा बिजनेस के काम में बिजी थे और निशा उस समय पढ़ाई कर रही थी। अकेली निशा की मम्मी क्या क्या कर लेती, उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने उतना तो किया ना। किरण अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फिर भी उसने ये बात हम सबसे छुपाई थी और जानबूझकर अपने मायके में रहकर उसने पीहू को जन्म दिया था, ताकि हम में से किसी को इस बारे में कुछ पता ही ना चल सके। अक्षत की बात पर रेखा जी चुप हो जाती है और दादी रेखा जी को डांटते हुए कहती है, कुछ कहने से पहले सोच लिया करो रेखा कि क्या कह रही हो। घर में एक प्रेग्नेंट औरत है तो आइंदा से उसके सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करना जिससे उसके दिमाग पर बुरा असर पड़े और आने वाले बच्चे पर भी उसका असर पड़े। हो सके तो कुछ ज्ञान और धर्म की बातें करना। जानती हूँ कि तुमसे नहीं हो पाएगा, पर कोशिश तो कर सकती हो तुम ना। उसके बाद दादी सबसे कहती है, एक बात अच्छी तरह से सुन लो सब, मैं अग्नि के होने वाले बच्चों के लिए कोई बहाने नहीं सुनूंगी। इस घर में कोई भी नेगेटिव बातें नहीं होगी जिससे होने वाले बच्चे पर कोई बुरा असर पड़े। जितना हो सके घर का माहौल खुशनुमा रखना। रात के समय प्रतिज्ञा का खाना उसके कमरे में भेज दिया गया था, क्योंकि अग्नि नहीं चाहता था कि प्रतिज्ञा नीचे जाए। अग्नि और प्रतिज्ञा ने पीहू के साथ मिलकर अपने कमरे में ही खाना खाया था और उसके बाद अग्नि ने प्रतिज्ञा को बेड पर सोने के लिए कहा था। हालांकि प्रतिज्ञा मना करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल उसे अपने बच्चे के लिए ना चाहते हुए भी ये करना पड़ रहा था। प्रतिज्ञा बेड पर तकिया रखती है और बीच में पीहू को सुलाती है। प्रतिज्ञा बेड के किनारे पर बैठी हुई कहती है, सुनिए। अग्नि जो सोफे की तरफ जा रहा था वो रुक गया। प्रतिज्ञा उसे देखकर कहती है, अगर कुछ मांगो तो आप मुझे देंगे? सब कुछ तुम्हारा ही है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। अग्नि के कहने पर प्रतिज्ञा मुस्कुराते हुए कहती है, क्या आप यहाँ बेड पर आकर सो सकते हैं? अग्नि हैरान नजरों से प्रतिज्ञा को देखता रह जाता है, तो प्रतिज्ञा जल्दी से कहती है, गलत मत समझिएगा, मैं बस इसलिए कह रही थी कि क्योंकि पीहू हमारे साथ है और रात में सोते वक्त पीहू अपने पैर बहुत चलाती है। उसे आदत है रात में उठकर मुझसे चिपक कर सोने की। ऐसे में अगर मैं गहरी नींद में रही और मुझे पता ही ना चले कि पीहू का पैर मेरे पेट पर रखा है, तो कोई तो होना चाहिए ना आसपास जो पीहू को संभाल ले। अग्नि हैरानी से प्रतिज्ञा को देख रहा था और फिर उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा था। वैसे देखा जाए तो प्रतिज्ञा ने गलत नहीं कहा था। पीहू सोते वक्त प्रतिज्ञा के पेट पर लात मार सकती थी। ऐसे में किसी को तो पीहू के पास होना ही चाहिए ना। अग्नि के हाथों की मुठ्ठियां कस गई थी और उसका दिल इस समय भारी हो रहा था। बेड के ऊपर लगी हुई अपनी और निशा की उस तस्वीर को देखकर अग्नि के कदम नहीं उठ रहे थे, लेकिन जब उसने प्रतिज्ञा को देखा जिसका एक हाथ उसके पेट पर था, तो अपने होने वाले बच्चों के लिए अग्नि ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और हाँ में सिर हिलाया। वो धीरे से बेड की तरफ आने लगा। हालांकि हर एक बढ़ता कदम उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने भारी पत्थरों से उसके पैरों को रोक रखा है, लेकिन उसे ये करना ही था। अपने लिए ना सही, अब उसे अपने हर एक दिन अपने होने वाले बच्चे के लिए जीना था। अग्नि बेड के दूसरी तरफ आता है, वहां जाकर पीहू के पास बैठ जाता है। वो पीहू के सर को सहलाते हुए प्रतिज्ञा को देखकर कहता है, तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। प्रतिज्ञा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है और तकिए पर सर रखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर में प्रतिज्ञा गहरी नींद में चली जाती है और उसकी नींद में सोते ही अग्नि बेड के ऊपर लगी हुई अपनी और निशा की तस्वीर को देखता है। अग्नि की आंखों में आंसू बह निकले थे। उसने कस के अपनी आंखें बंद की और निशा की तस्वीर को देखते हुए अपने मन में कहा, मुझे माफ कर दो निशा। अगले दिन सुबह प्रतिज्ञा जल्दी उठकर हमेशा की तरह तैयार होकर नीचे आती है। घड़ी में समय देखकर वो हैरान हो जाती है। 7 बजने को आए। इसका मतलब मोहन जी और अक्षत के ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था और अभी तक प्रतिज्ञा किचन में नहीं गई है। उसे सबके लिए नाश्ता भी बनाना था। अपने बालों का जूरा बनाते हुए प्रतिज्ञा तेजी से नीचे उतरते हुए आ रही थी, पर जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती है, अचानक से बीना जी प्रतिज्ञा के सामने आ जाती है। प्रतिज्ञा डर से 2 कदम पीछे हो जाती है, क्योंकि बीना जी का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था।
प्रतिज्ञा अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए मरी हुई आवाज में कहती है, सॉरी मम्मी जी, आंख थोड़ी देर से खुली थी, जिसकी वजह से अभी तक नाश्ता नहीं बन पाया है। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी नाश्ता तैयार कर देती हूँ। तुम्हें किसने कहा है सीढ़ियों से इतनी तेजी से नीचे उतरने के लिए? वीना जी ने जब गुस्से में प्रतिज्ञा से कहा तो प्रतिज्ञा हैरानी से वीना जी को देखने लगती है। तो वीना जी अपने दोनों हाथ सामने बांधती हैं और गुस्से में घूरते हुए प्रतिज्ञा को देखकर कहती हैं, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इतनी तेजी से सीढ़ियों से क्यों नीचे उतर रही थी? आराम से नहीं कर सकती थी क्या? अगर तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से बच्चे को कुछ हो जाता तो? अगली बार अगली बार अगर मैंने तुम्हें सीढ़ियों से इस तरीके से उतरते हुए देख लिया ना प्रतिज्ञा, तो याद रखना, दोबारा तुम्हें ऊपर वाली मंजिल पर जाने नहीं दूंगी। वीना जी के डांट पर प्रतिज्ञा को अचानक से याद आता है कि अब वो अकेली नहीं है। उसके पेट में एक नन्ही सी जिंदगी पल रही है जिसकी उसे फिक्र करनी है। आज वीना जी की बात पर प्रतिज्ञा को बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसके दिल में एक सुकून उतर रहा था। भले ही वीना जी उसे डांट रही थी, लेकिन उस डांट में एक फिक्र साफ नजर आ रही थी। प्रतिज्ञा ने हल्की सी मुस्कान के साथ वीना जी को देखते हुए कहा, मम्मी जी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। उसके बाद प्रतिज्ञा किचन की तरफ जाने लगी तो वीना जी ने सख्ती से प्रतिज्ञा से कहा, अब क्या कर रही हो? प्रतिज्ञा हैरानी से उन्हें देखकर कहती है, वो किचन में नाश्ता बनाने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें नाश्ता बनाने की। क्या बनाना है ये सीमा देख लेगी। इतनी देर किचन में खड़ी रहोगी तो उस पर भी असर पड़ेगा। चुपचाप यहाँ सोफे पर आकर बैठ जाओ, जैसे आज वो किसी दूसरे ही घर में है। प्रतिज्ञा सोफे पर आकर बैठ जाती है तो वीना जी सामने रखा हुआ दूध का गिलास प्रतिज्ञा की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, इसे पी लो। प्रतिज्ञा का चेहरा मुरझा जाता है और वो वीना जी को देखने लगती है तो वीना जी सख्ती से कहती हैं, खुद इतनी दुबली पतली हो तो बच्चा सेहतमंद कैसे होगा? वीना जी ने प्रतिज्ञा के सामने दूध का गिलास रखते हुए कहा, ये लो, ये सारा दूध फिनिश करो और उसके साथ ये बादाम भी। खुद इतनी दुबली पतली हो तो बच्चा कैसे सेहतमंद हो सकता है? प्रतिज्ञा मुंह बनाते हुए उस दूध के गिलास को देख रही थी। उसने वीना जी को देखकर कहा, मम्मी जी, क्या मैं ये दूध कम कर सकती हूँ? इतना सारा दूध मुझसे पिया नहीं जाएगा, इसे आधा कर देती हूँ ना। लेकिन वीना जी, जो अब तक एक मैगजीन उठा चुकी थी, वो गुस्से से प्रतिज्ञा को घूर कर देखती हैं और कहती हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये सारा दूध खत्म करो और ये बादाम भी। तुम दूध कम करने की सोच रही हो, मैं तो सोच रही थी कल से पीहू के बराबर का गिलास तुम्हारे लिए बनवा दूं। हाय, प्रतिज्ञा की तो ये सोचकर ही हालत खराब हो गई। पीहू के लिए तो पूरे एक हाथ का बड़ा गिलास बनता था। अगर उतना दूध प्रतिज्ञा पाएगी तो सारा दिन उसे उबकाई आती रहेगी, लेकिन अगर उतना दूध प्रतिज्ञा पिएगी तो सारा दिन उसे उबकाई आती रहेगी, लेकिन बिना जिसे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। प्रतिज्ञा धीरे से दो बादाम उठाती है और उन्हें खाते हुए उसे दूध को पीने लगती है। उसने थोड़ा सा ही दूध पिया था कि उसे आगे पिया नहीं जा रहा था। तभी सीमा जल्दी से किचन से निकलकर प्रतिज्ञा के पास आती है और कहती है, भाभी, आपने उड़द की दाल कहाँ रखी थी? मुझे मिल ही नहीं रही है। अब तक आप सुन रहे थे अग्नि, प्रतिज्ञा, लव बेट्रेयल और फोर्स मैरिज के स्टोरी। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।